हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लिक्स ऑफ स्टडी। आज हमारा टॉपिक रहेगा जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट है 12th क्लास का, ठीक है ना। और उसका नाम रहेगा हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इंग्लिश में ये हो जाएगा इसका। तो आज का हमारा टॉपिक है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। सबसे पहले हम लोग बेसिक सी बातें देखते हैं, फ्लावर को पढ़ते हैं। फ्लावर या अपना जो पुष्प होता है हम लोग क्या बोल देंगे, उसको फूल बोल देते हैं, ठीक है ना। पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। देखना, सबसे पहले ध्यान रखना, ये एक पुष्प एक रूपांतरित पररोह पररोह मतलब ये एक तने का रूपांतरण होता है। पुष्प जो होता है ना, वो एक तने का रूपांतरण होता है, पररोह का रूपांतरण होता है। बेसिक बातें, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। दूसरा हम लोग देखते हैं जो पुष्प है, ठीक है ना। पुष्प क्या होता है, जो प्लांट का या पादप का लैंगिक जनन अंग होता है। पुष्प कौन से पादप का, आवर्त बीजी पादपों का लैंगिक अंग होता है, ठीक है ना। पुष्प जो होता है आवर्त बीजी किसको बोलते हैं हम लोग, बेसिकली एंजियोस्पर्म को, ठीक है ना। तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं आपने 11th में पढ़ा होगा, बेसिक से है ना, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म या वो आवर्त बीजी, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, अलग अलग आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो उनकी बात करते हैं। तो एंजियोस्पर्म जो होता है, ठीक है ना, या फिर जो आवर्त बीजी होता है, आवर्त बीजी पादप का लैंगिक अंग कौन होता है, पुष्प होता है। बेसिक सी बातें हैं, एनसीईआरटी के पॉइंट पढ़ेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी बातें करेंगे, उससे ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं चलेंगे। तो देखते हैं, जो पुष्प होता है वो एक रूपांतरित पररोह होता है, तने का रूपांतरण होता है, और पुष्प आवर्त बीजी पादपों का लैंगिक अंग होता है। फिर हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर ये जो पुष्प है या पुष्पी पादपों की खेती, पुष्पी पादपों की खेती क्या कहलाती है, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी में दे रखा है कि पुष्पी पादपों की खेती कहलाती है फ्लोरीकल्चर, या फिर हम लोग इसको हिंदी में क्या बोल देंगे, पुष्प कृषि कहलाती है, ठीक है ना। बेसिक से पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि जो पुष्प होता है आवर्त बीजी पादपों का लैंगिक अंग होता है, एंजियोस्पर्म का लैंगिक सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है ना। और पुष्पी पादपों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है। हम लोग बेसिक से देखते हैं, ठीक है ना। तो पुष्प के अंदर जो लैंगिक अंग होते हैं कौन कौन से होते हैं, लैंगिक अंग हम लोग देखते हैं। पुष्प के अंदर जो लैंगिक अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बेसिक सी बात करते हैं। जो नर जनन अंग होता है या फिर नर जननांग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, नर जननांग जो होता है वो कौन होता है, पुमंग होता है। अभी इसकी स्ट्रक्चर बनाकर डिटेल में समझाऊंगा, एक बार बेसिक पॉइंट हम लोग देखते हैं कि पुष्प के अंदर जो लैंगिक अंग होता है, और लैंगिक अंग नर जननांग कौन सा होता है, पुमंग होता है। वैसे ही मादा जननांग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, तो मादा जननांग होता है इसके अंदर जायांग, ध्यान रखना, ठीक है ना। मादा जननांग क्या होता है, जायांग होता है। एक बेसिक सी मैं आपको बताता हूं, जो पुमंग होता है वो बहुत सारे पुंकेसरों का समूह होता है, ध्यान रखना। तो पुमंग की एक इकाई क्या कहलाती है, पुमंग की एक इकाई को क्या बोलते हैं, पुंकेसर। पुमंग की एक इकाई को पुंकेसर बोलते हैं। वैसे ही जायांग की एक इकाई को हम लोग क्या बोलेंगे, अंडप बोलेंगे, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बीजांड बोलेंगे, कार्पल बोल देंगे, ठीक है ना। वो एंथर स्टेमन हो जाएगा, ठीक है ना, एंथर हो जाएगा, ठीक है। पुमंग जो है पुमंग की एक इकाई को पुंकेसर बोलते हैं और जायांग की एक इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग, अंडप बोलते
है। ये हम लोगों ने इसके अभी बेसिक बेसिक बातें देख ली है, ठीक है ना। और हम लोग अभी इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते है, और उससे पहले एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं कि जो पुष्प होता है वो एक रूपांतरित प्ररोह होता है। पुष्प आवर्त बीजी पादपों का लैंगिक अंग होता है, और पुष्पी पादपों की खेती फ्लोरिकल्चर या पुष्प कृषि कहलाती है। और जो पुष्प के अंदर लैंगिक अंग होते हैं, नर जन्नांग पुमंग होता है, ठीक है ना, और मादा जन्नांग जायांग होता है। नर जन्नांग पुमंग की जो एक इकाई होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। और मादा जन्नांग जायांग की जो एक इकाई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडप या बीजांड बोलते हैं। ध्यान रखना, एक इकाई का मतलब क्या है कि बहुत सारे पुंकेसर मिलकर क्या बनाते हैं, पुमंग बनाते हुए। हो सकता है कि किसी पुष्प में 10 पुंकेसर हो, किसी में 5 पुंकेसर हो, तो उन सबको एक साथ सामूहिक रूप से हम लोग क्या बोलेंगे, पुमंग बोलेंगे। और हो सकता है कि किसी पुष्प में अंडाशय के अंदर एक बीजांड हो या फिर ज्यादा बीजांड भी हो सकते हैं, तो या अंडप हो सकते हैं। उन सबको हम लोग मिलाकर क्या बोलेंगे, मिक्स में हम लोग जायांग बोलेंगे, ठीक है ना। वो अंडप का समूह क्या हो जाएगा, जायांग हो जाएगा। ये पुष्प की हम लोगों ने बेसिक बेसिक बातें कर ली। अभी हम लोग देखते हैं, मैं पुष्प की स्ट्रक्चर बनाता हूं, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। चैप्टर का नाम हमारा वही पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आज ही क्लास में बेसिक बेसिक पढ़ेंगे, कल से हम लोग इसका बाकी डिटेल में भी पढ़ लेंगे। अभी देखना, लैंगिक जनन हो जाएगा। ये देखो, अभी हम लोग पुष्प की स्ट्रक्चर देखते हैं, तो देखो किस तरीके की होती है। इधर देखना मेरी तरफ। हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि जो पुष्प होता है उसके अंदर 2 प्रकार के जन्नांग होते हैं, एक तो मादा जन्नांग और एक नर जन्नांग। क्योंकि पुष्प क्या होता है, पुष्प जो होता है किसी भी पादप का या आवर्त बीजी पादप क्या क्या होता है, लैंगिक अंग होता है, ठीक है ना। अभी देखना, बेसिक सा डायग्राम बनाएंगे, ज्यादा इसको लंबा चौड़ा हम लोग नहीं करेंगे, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश में करूंगा, ठीक है ना। और ये इधर हो जाएगा इसका। अभी देखना, हम लोग क्या बात करते हैं कि नीचे नीचे वाला पार्ट क्या होगा, पुष्प वृंत। पुष्प वृंत, हम लोग पुष्प वृंत किसको बोलेंगे कि वह डंठल नुमा संरचना, वह, चलो मैं लिख देता हूं, वह, ठीक है ना, तंतु नुमा या वह डंठल नुमा संरचना जिसकी सहायता से, ये थोड़े चले जाएंगे टेढ़े मेढ़े, और बस आप समझने पर ध्यान देना ना। संरचना जिसकी सहायता से वह डंठल नुमा संरचना जिसकी सहायता से जो पुष्प होता है किस पे लगा होता है, किसी ब्रांच, टहनी या तने पर लगा हुआ रहता है। तो वह डंठल नुमा संरचना जिसकी सहायता से पुष्प शाखा मतलब टहनी या तने पर लगा रहता है, तने पर लगा हुआ रहता है। तो हम लोग बेसिकली हिंदी मीडियम की बात कर रहे हैं, तो हम पूरे जो टर्म्स है पूरे हिंदी में पढ़ेंगे, हम लोग इंग्लिश का यूज नहीं करेंगे। यदि इंग्लिश मीडियम की बात होती तो हम इंग्लिश का भी यूज करते, ठीक है ना। फिर हम लोग देखते हैं ये नीचे कौन हो गई, ब्रांच या शाखा, ठीक है। अभी देखना, इस तंतु की सहायता से ये जुड़ा होता है, ठीक है। अब देखना, जो पुष्प वृंत होता है इसका ऊपर का फुला हुआ भाग, ठीक है ना, इसका ऊपर का फुला हुआ भाग क्या कहलाता है, पुष्पासन, ठीक है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में थैलेमस भी बोल देते हैं, तो वो बेसिक सी बातें हैं, ठीक है ना, पुष्पासन। अभी देखना आप लोग, जो पुष्प वृंत का ऊपरी फुला हुआ भाग क्या कहलाता है, पुष्पासन कहलाता है। तो ये भी मैं लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लेना। पुष्प वृंत का ऊपरी फुला हुआ भाग, पुष्प वृंत का ऊपरी फुला हुआ भाग पुष्पासन कहलाता है,
ठीक है ना। अभी मेरे को इनको मिटाना पड़ेगा क्योंकि अपने पास बोर्ड पे जगह क्या है, कम है, इसलिए आप साथ साथ में नोट करते रहना। और मैं भी देख पा रहा हूँ कि इधर थोड़ा लाइट का रिफ्लेक्ट भी है, तो उसको हम लोग कल के वीडियो में सही करने की कोशिश करेंगे। तो आप इधर से देखना, ठीक है ना। तो पुष्पासन हम लोग किसको बोलेंगे कि पुष्प वृंत का ऊपरी फुला हुआ भाग पुष्पासन कहलाता है। और पुष्प वृंत वह डंठल नुमा संरचना जिसकी सहायता से पुष्प शाखा या टहनी या तने पर लगा हुआ रहता है, पुष्प वृंत कहलाता है। फिर हम लोग बात करते हैं, देखना बहुत सी बातें करेंगे। अभी हम इनके जो नाम है सिर्फ नाम पढ़ रहे हैं, फिर इनको डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ आप पुष्प की जो स्ट्रक्चर है, फ्लोर की स्ट्रक्चर है, उसको समझने की कोशिश करेगी। फ्लोर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है ना। फिर आते हैं बाह्य दल, बाह्य दल, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैलिक्स बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर, पर आपके कोई काम का नहीं है, फिर भी ध्यान रखना कैलिक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो बाह्य दल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, पुष्प के नीचे की ओर या पुष्प के नीचे की ओर पुष्पासन से जुड़ा हुआ रहता है। और क्या होती है, छोटे छोटे हरे हरे पत्ते नुमा संरचनाएं होती है, ठीक है ना। छोटी छोटी हरी हरी पत्ती नुमा संरचनाएं होती है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, बाह्य दल बोलते हैं। तो जो बाह्य दल होते हैं वो कैसे होते हैं, हरे रंग, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं, पुष्प के नीचे पुष्पासन से जुड़ी हुई हरे रंग, जुड़ी हुई छोटी छोटी हरे रंग की पत्ती नुमा संरचनाएं बाह्य दल कहलाते है। और बाह्य दल जब अकेला हो तो उसको हम लोग बाह्य दल बोलेंगे। और यदि बाह्य दल बहुत सारे, देखो इसमें एक इधर बनाया हम लोगों ने, एक उधर बनाया है, तो इनका जो समूह है वो क्या कहलाएगा, बाह्य दल पुंज। तो मैं इधर लिख ही देता हूं नीचे कि बाह्य दल का समूह है बाह्य दल पुंज कहलाता है, ठीक है ना। बाह्य दल पुंज कहलाता है। ये बेसिक सा पॉइंट हो गया। हम लोगों ने पुष्पवृंत को देख लिया, पुष्पासन को देख लिया, और बाह्य दल को हम लोगों ने देख लिया। और बाह्य दल में हम लोगों ने क्या देखा कि पुष्प के नीचे पुष्पासन से जुड़ी हुई छोटी छोटी हरे रंग की पत्ती नुमा संरचनाएं क्या कहलाती है, बाह्य दल कहलाती है। और जो बाह्य दल का समूह होता है, ग्रुप होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग बाह्य दल पुंज कहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं ऊपर की ओर, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे इनको डिटेल में भी, देखना आप लोग। ये जो दिख रहा है हमें, ये क्या है, पुंकेसर। इधर लिखता हूं मैं इसको ऊपर, ताकि हम लोगों को इसको पढ़ने में क्या हो, सहायता हो। पुंकेसर, ठीक है ना, ध्यान रखना। पुंकेसर, या हाँ अकेला है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पुंकेसर बोलेंगे। और यदि पुंकेसर का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बातें की थी ना कि पुमंग की एक इकाई को क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं, पुंकेसर, ठीक है ना, ध्यान रखना है इसको। तो पुमंग की एक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। और ये जो पुंकेसर या पुमंग जो होता है वो क्या होता है, पुष्प का नर जननांग होता है, नर जननांग, ठीक है ना। पुष्प का नर जननांग कौन होता है, पुंकेसर होता है। और वैसे हम लोग देखेंगे तो पुमंग होता है, और पुमंग की एक इकाई क्या कहलाती है, पुंकेसर कहलाती है। बेसिक सी बातें, अभी इनको अलग से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी इसके हम लोग पार्ट भी पढ़ेंगे कि पुंकेसर के दो पार्ट होते हैं। देखना, पुंकेसर का ऊपरी गोल घुमावदार या घुंडीनुमा भाग क्या कहलाता है, परागकोश, परागकोश, ठीक है ना। इनको अभी पढ़ेंगे अभी डिटेल में, सिर्फ अभी इनके नाम देख लो आप लोग, ठीक है। और ये कौन होता है, देखना, चलो बता देता हूं। ये जो परागकोश होता है ये क्या होता है, जनन क्षम होता है। क्या होता है, जनन क्षम, मतलब इसमें जनन करने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है ना। परागकोश क्या होता है, जनन क्षम होता है, क्योंकि इसके अंदर जनन करने की क्षमता पाई जाती है। अब जनन करने की क्षमता पाई जाती है तो इसके अंदर देखना क्या बनता है, परागकोश में कौन बनता है, नर युग्मक बनता है, नर युग्मक बनता है। बाकी अभी
इनको अलग से इनकी स्ट्रक्चर बनाएंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार बेसिक सी बातें ध्यान रखना कि जो पुष्प का नर जननांग होता है वो पुमंग होता है और पुमंग की एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं, ठीक है ना। और जो पुंकेसर होता है उसके हम लोगों ने 2 पार्ट करेंगे। हम लोग कितने पार्ट करेंगे? 2 पार्ट करेंगे। ऊपर वाला गोल घुमावदार घुंडी नुमा भाग, अभी लिख दूंगा मैं आगे जब इनको वापस डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार आप समझ लो कि पुंकेसर का ऊपरी गोल घुमावदार या घुंडी नुमा भाग क्या कहलाता है? परागकोश या एंथर कहलाता है, इंग्लिश में देखेंगे तो, ठीक है ना। और ये क्या कैसा होता है? जनन क्षम होता है, मतलब इसमें जनन करने की क्षमता पाई जाती है। और ये किसका निर्माण करता है? जो परागकोश होता है वो नर युग्मक का फॉर्मेशन करता है। और जो जैसे हम देखते हैं मनुष्य में देखते हैं, मनुष्य में नर युग्मक कौन होता है? स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है। वैसे ही इनके अंदर जो नर युग्मक होगा वो कौन होगा? पराग कण होगा। पादप के अंदर जो नर युग्मक होता है वो कौन होता है? पराग कण होता है। ये बेसिक सी बातें हो गई, ठीक है ना। अभी हम लोग देखते हैं ये जो नीचे की तरफ एक और स्ट्रक्चर बच गई, इसको हम लोग देख लेते हैं। थोड़ी जगह कम है, बोर्ड छोटा है, बड़ा लगा लेंगे आगे, ठीक है ना। ये कौन हो जाएगा? पुतंतु। पुतंतु या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट भी बोलते हैं। देखना ये पुतंतु क्या करता है? ये कैसा होता है? जनन अक्षम होता है। कैसा होता है? जनन अक्षम होता है। इसको मिटा देता हूं क्योंकि अभी ये कोई काम का नहीं रहा है, ठीक है ना। जो पुतंतु होता है, फिलामेंट होता है, वो जनन अक्षम होता है, मतलब इसमें जनन करने की क्षमता नहीं पाई जाती। इसमें किसी भी प्रकार का कोई गेमेट युग्मक का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है ना। और इसका काम क्या है कि परागकोश को किससे जोड़ता है? या तो पुष्पासन से जोड़ेगा या फिर नीचे अंडाशय से जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। तो आगे इनको अलग से पढ़ना पड़ेगा, हमें दोबारा देखेंगे डिटेल में इनको एक एक को। एक बार स्ट्रक्चर समझ रहे हैं हम पुष्प की, कल से हम लोग इनको वापस से डिटेल में भी देखेंगे एक एक को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने इतने पॉइंट पढ़ लिए। देखना एक बार दोबारा हम लोग इसका रिवीजन देख लेते हैं पुंकेसर का, ठीक है ना। तो देखना कि पुष्प का नर जनन अंग पुमंग कहलाता है और पुमंग की एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। और जो पुंकेसर है या पुमंग है वो पुष्प का क्या है? नर जननांग है। और ये जो पुंकेसर, इसके हम लोगों ने कितने पार्ट किए हैं? 2 पार्ट किए। पुंकेसर का ऊपरी गोल घुमावदार या घुंडी नुमा भाग क्या कहलाता है? परागकोश कहलाता है, एंथर कहलाता है, ठीक है ना। और ये जो परागकोश होता है जनन क्षम होता है, जो नर युग्मक पराग कण का निर्माण करता है। फिर हम लोग देखते हैं दूसरी बात कि जो पुतंतु होता है वो कैसा होता है? जनन अक्षम होता है, मतलब इसमें जनन करने की क्षमता नहीं पाई जाती। पुतंतु का केवल इतना ही काम है, ये परागकोश को पुष्पासन या अंडाशय से जोड़ने का काम करता है। ये कभी यहाँ पर भी जुड़े रहते हैं, कभी अंडाशय से भी जुड़े हुए रहते हैं, वो आपने 11th में देखा होगा, ठीक है ना। फिर हम लोग देखते हैं ये वाला पार्ट देखते हैं। ये क्या है? दल, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी? पंखुड़ी या दल। ये क्या होता है? पुष्प का रंगीन व आकर्षक भाग होता है। कैसा भाग होता है? रंगीन व आकर्षक भाग होता है। अरे पुष्प में हमें जो रंग बिरंगे कलर की पंखुड़ियां दिखाई देती है वो क्या होते हैं? दल होते है, ठीक है ना। पुष्प में हमें जो रंग बिरंगी पंखुड़ियां दिखाई देती है वो कैसे क्या होते हैं? वो दल होते हैं। कोई पुष्प जैसे गुलाब में गुलाबी रंग की होती है, ठीक है ना, उसी तरीके से ये क्या होते हैं? दल होते हैं। और वही बात है जैसे हम लोगों ने अभी बात की थी कि अकेले जो बाह्य दल है, बाह्य दल का समूह क्या कहलाता है? बाह्य दल पुंज कहलाता है। वैसे ही दल का समूह क्या कहलाएगा? दलों का समूह है या दल का समूह है, दल का समूह है या ग्रुप क्या कहलाता है? दल पुंज कहलाता है। इसको इंग्लिश में हम लोग देखेंगे तो बोल देंगे इसको कोरोला, ठीक है ना, COROLA, ठीक है। उसको छोड़ो, आप लोग हिंदी में बात करते हैं, हिंदी मीडियम की बातें कर रहे हैं ना। तो दल क्या होते हैं? रंगीन व आकर्षक होते हैं। और दल का जो समूह वो क्या कहलाता है? दल पुंज कहलाता है। ये बेसिक बातें हो गई। अभी हम लोग आज केवल पुष्प की स्ट्रक्चर देखते हैं और बाकी कल से इनको डिटेल में पढ़ना शुरू कर देंगे। इधर देखना, ये दल के बारे में हम लोगों को पता चल गया। अभी मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अभी हमें ये वाला पार्ट भी तो पढ़ना है ना। देखना, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अभी बच गया कौन?
जायांग, ठीक है ना। तो जायांग का ऊपरी भाग, जायांग क्या होता है अभी बता देंगे, देखना कि जायांग का सबसे ऊपरी फुला हुआ भाग, ठीक है ना, ऊपरी फुला हुआ भाग क्या कहलाता है, वर्ती कागर कहलाता है। जायांग का सबसे ऊपरी फुला हुआ भाग वर्ती कागर कहलाता है। स्टिग्मा बोलते हैं इसको, है ना, किसकी माँ है ये, स्टिग की माँ है ना, स्टिग्मा। देखना ये लो मैं लिख देता हूं, स्टिग्मा है ये, ठीक है ना। और ये क्या बोलेंगे, जायांग का ऊपरी फुला हुआ चपटा व चिपचिपा, चिपचिपा होता है ना, चपटा व चिपचिपा। सर चिपचिपा क्यों होता है आगे बात करेंगे हम लोग इनके बारे में डिटेल में ना। फुला हुआ चपटा व चिपचिपा भाग क्या कहलाता है, वर्ती कागर कहलाता है। फिर देखना ये वाला पार्ट कौन है, वर्तिका, कौन है, वर्तिका। अभी इधर देखना मेरी तरफ, ये क्या कर रहा है, ऐसे घूम के क्या मार रहा है, अरे ऐसे घूम के क्या मार रहा है, स्टाइल मार रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टाइल। भाई इसने स्टाइल मारी, हमने इसको क्या बोल दिया, स्टाइल बोल दिया, ठीक है ना। तो वर्तिका का क्या काम है, वर्तिका का बेसिक सा काम इतना ही है कि जो अपना कोण है ऊपर वाला वर्तिका अगर है और अंडा से इनको आपस में जोड़ने का काम करती है, ठीक है ना, वर्तिका, ठीक है। यह है वर्तिकागर व अंडाशय को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये कौन हो जाएगा, अंडाशय, ठीक है ना, ओवेरी बोलते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में। और इसके बारे में हम लोग क्या लिख देंगे कि जायांग का नीचे वाला फुला हुआ भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है, जो पुष्पासन पर टिका हुआ रहता है, ठीक है ना। अरे सीधी सी बात है, देखो जहां पे राजा बैठता है उसे हम लोग सिंहासन बोलेंगे, और जहां पे पुष्प बैठता है उसे क्या बोलेंगे, पुष्पासन बोलते हैं, ठीक है ना। अंडाशय या ओवेरी क्या बोल देंगे, जायांग का निचला फुला हुआ भाग, जायांग का निचला फुला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। फिर हम लोग देखते हैं बेसिक सी बातें कि अंडाशय के अंदर क्या क्या पाया जाता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। अंडाशय के अंदर होते हैं बीजांड, ध्यान रखना, अंडाशय के अंदर कौन होता है, बीजांड, ओव्यूल बोलते हैं ना इसको हम लोग इंग्लिश में। अंडाशय के अंदर होता है बीजांड, और बीजांड के अंदर भी एक संरचना और पाई जाती है जिसे हम लोग बोलेंगे भ्रूण कोश, ध्यान रखना, इस तरीके की होती है। इसको भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले, एक बार इतना क्रम ध्यान रखो, इस तरीके की एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश बोलते हैं। तो अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, और बीजांड के अंदर कौन होता है, भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश होता है, एम्ब्रियो सेक बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है ना। एक बार वापस से रिवीजन देख लेते हैं। देखना कि वर्तिकागर क्या है, स्टिग्मा, जायांग का ऊपरी फुला हुआ चपटा व चिपचिपा भाग क्या कहलाता है, वर्तिकागर कहलाता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं वर्तिका की बात करते हैं, जो वर्तिका है, ठीक है ना, यह वर्तिकागर व अंडाशय को आपस में जोड़ने का क्या करती है, काम करती है। फिर हम लोगों ने देखा अंडाशय कि जायांग का निचला फुला हुआ भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। और फिर हम लोगों ने देखा कि अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है, और बीजांड के अंदर कौन पाया जाता है, भ्रूण कोश पाया जाता है, एम्ब्रियो सेक पाया जाता है। अभी हम लोग देखना, इनको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ये लो मैं मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, उनसे आपको पता चल जाएगा। अब देखना, तो ये तीनों पार्ट मिलाकर क्या बन गया, जायांग, ठीक है ना, जायांग, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्री केसर, जायांग या स्त्री केसर बन जाता है, ठीक है ना। आई होप सभी बच्चों को आज की क्लास समझ में आई होगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।